आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर और इस चैप्टर के अंदर हमने 3 सेक्शंस बनाए हैं। सेक्शन ए जिसमें हम पढ़ेंगे गैसियस स्टेट के बारे में। गैसियस स्टेट में हमारा पहला टॉपिक आता है बॉयल्स लॉ। तो क्या होता है बॉयल्स लॉ, इसे समझते हैं। बॉयल एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने बताया कि सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक हमने पिस्टन लगाया है। पिस्टन का मतलब है एक ऐसा हैंडल जिसे हम ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, जैसे कि इंजेक्शंस में ऐसा होता है, जो सिरिंज होती हैं उनके हैंडल को हम ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। तो हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने मूवेबल हैंडल लगाया है और इसी को हम पिस्टन बोलते हैं। मान लेते हैं इस कंटेनर के अंदर जो गैस भरी हुई है उसे V वॉल्यूम मिल रहा है। जो हम पिस्टन के थ्रू प्रेशर दे रहे हैं उसको हम P से डिनोट कर रहे हैं। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज करने का मतलब है हम पिस्टन को और नीचे लेकर आ गए, तो अब गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे। जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है वो पहले से भी कम हो गया है, मान लेते हैं V हाफ हो गया है, क्योंकि जो अप्लाइड प्रेशर है वो पहले का भी डबल हो गया है। तो हमने सीखा कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। चलो फिर से देखते हैं। हमारे पास ये कंटेनर है, इसका जो पिस्टन है इसको हम ऊपर ले आते हैं। इसका मतलब हमने प्रेशर को थोड़ा कम कर दिया है। कितना कम कर दिया? पहले वाले प्रेशर का हाफ कर दिया। अब गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा फ्रीली अंदर घूम सकते हैं, इसका मतलब उन्हें घूमने के लिए ज्यादा वॉल्यूम मिल रहा है। वॉल्यूम पहले का भी डबल हो गया है। यही बॉयल्स लॉ है। बॉयल ने बताया कि जब कांस्टेंट होता है टेम्परेचर तो किसी भी गैस का वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और अगर प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। चलो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन अ गैस। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। इसका मतलब हुआ वॉल्यूम इज इक्वल टू K इंटू 1/P। आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो साथ में एक कांस्टेंट लेते हैं। तो यस, यहां भी यही हुआ, हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया है तो उसके प्लेस पर हमने एक कांस्टेंट K रखा है। इट मींस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, PV इज इक्वल टू K, और वी कैन से दैट प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट नंबर। अब ये कांस्टेंट क्या है? लेट्स से हमने कहा शुरू में प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, दिस प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर 2 इंटू वॉल्यूम 2, विच मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर 3 इंटू वॉल्यूम 3। सिमिलरली प्रेशर 4 इंटू वॉल्यूम 4। इसका मतलब जब भी हम प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट आएगी। चलो इसको हम देखते हैं, जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट करा उसमें क्या होगा। मान लेते हैं शुरू में प्रेशर हमारे पास है 10 पास्कल्स, वॉल्यूम हमारे पास है लेट्स से 50 ml। जब हम प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 50, दैट इज 500। अब देखते हैं बाकी दोनों एक्सपेरिमेंट में भी क्या प्रेशर वॉल्यूम सेम रहता है। जब आपने प्रेशर को डबल करा तो अब प्रेशर की वैल्यू बन गई है पुराने वाले प्रेशर का डबल, दैट इज 20 पास्कल्स। जो वॉल्यूम है वो हो गया है पुराने वाले वॉल्यूम का हाफ, दैट इज 25 ml। फिर से हम प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं, दैट इज 20 इंटू 25, मल्टीप्लाई करने पर फिर से वैल्यू आती है 500। थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने प्रेशर को इनिशियल प्रेशर का हाफ कर दिया तो अब प्रेशर हो गया है 5 पास्कल्स। सो वॉल्यूम में चेंज आ गया, इनिशियल वॉल्यूम का डबल, दैट इज 100 ml। हमने फिर से PV का प्रोडक्ट निकाला, दैट इज
5 into 100 इट मीन्स 500। तो आपने देखा कि अगर आपने वॉल्यूम में चेंज किया तो प्रेशर में ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, और वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि अगर हमने प्रेशर में चेंज किया तो वॉल्यूम में भी चेंज आ गया। लेकिन प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो एवरी टाइम सेम होता है। तो इसी बात से हमारे पास रिलेशन बना P1 into V1 is always equal to P2 into V2। जो आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं वो इसी फॉर्मूला पे करने हैं। P1 V1 P2 V2 में से कोई एक वैल्यू मिसिंग होगी, बाकी तीनों वैल्यूज आपको गिवन होंगी। तो तीनों बातों को इस फॉर्मूले में रखिए और मिसिंग वैल्यू को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसका ग्राफ स्टडी करेंगे। हम पढ़ रहे हैं कि बॉयल्स लॉ का ग्राफ कैसे बनाया जाए। तो हमने अभी सीखा है बॉयल्स लॉ में कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और वी कैन से दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका मतलब हम एक एक्सिस पर प्रेशर लाइन को ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस पर हमने प्रेशर को ड्रॉ करा है, और इसी तरह एक्स एक्सिस पर हम वॉल्यूम को ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहां हमारे पास है वॉल्यूम, यहां हमारे पास है प्रेशर। ग्राफ हमें बनाना है प्रेशर वॉल्यूम का इनवर्सली रिलेशन दिखाना है। इसका मतलब होगा अगर प्रेशर ज्यादा होता है तो वॉल्यूम कम होता है, और जैसे जैसे प्रेशर कम होता है वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। जितने भी ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं वो इसी तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। चलिए फिर से देखते हैं। एक्स एक्सिस पर हम प्रेशर लेने वाले हैं, और जो वाई एक्सिस है यहां पर हम पीवी वैल्यू को रखेंगे। तो एक तरफ हमारे पास है पीवी, यहां पर हमारे पास है प्रेशर। पीवी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आती है, जैसा भी हमने एक्सपेरिमेंट से देखा था। तो जब भी कांस्टेंट ग्राफ बनता है वो ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। इसका मतलब प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, चाहे बेशक प्रेशर को हम कितना भी चेंज करें, लेकिन प्रेशर वॉल्यूम हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। फिर से इस ग्राफ को समझते हैं। हमारे पास इस बार एक्स एक्सिस पर हमने प्रेशर को रखा है एंड वाई एक्सिस पर हमने पीवी को रखा है। तो ये हमारे पास है वाई एक्सिस पर पीवी, एक्स एक्सिस पर हमने रखा है इस बार वॉल्यूम। पीवी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आती है, इट मींस आप कुछ भी चेंज करें लेकिन पीवी में कोई चेंज नहीं आएगा। आप अगर प्रेशर को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, लेकिन पीवी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब इसी से हम बात करते हैं कि इस बॉयल्स लॉ का क्या सिग्निफिकेंस है। अभी हमने सीखा कि अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो किसी भी गैस का वॉल्यूम उस गैस पर अप्लाइड प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। लेट इट बी फर्स्ट। जूनियर क्लासेस में आपने ये बात पढ़ी है कि जब आप किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो सेम गोज विद अगर हम निकालते हैं डेंसिटी ऑफ अ गैस तो इसका मीनिंग हो जाता है मास ऑफ गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस। इसका मतलब हो जाता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस हमेशा मास अपॉन डेंसिटी के इक्वल आएगा, लेकिन मास तो एक कांस्टेंट है। किसी भी गैस का मास चेंज नहीं हो सकता, हमने पढ़ा है मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो जब मास चेंज नहीं हो सकता तो इसका मतलब हुआ वॉल्यूम हमेशा डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेट इट बी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा कि वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहां हमें पता लगता है कि वॉल्यूम डेंसिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम दोनों बातों को क्लब कर लें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इट मीन्स 1 upon pressure is directly proportional to 1 upon density. Cross multiply. Density is directly proportional to pressure, or we can say that density of a gas is directly proportional to pressure of a gas. तो किसी भी गैस की डेंसिटी उस गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
अब ये बात हमें कहाँ देखने को मिलती है, चलो इसका एप्लीकेशन हम देखते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ बॉयल्स लॉ, तो जब भी हम पहाड़ों पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। हम जिन पहाड़ों की बात कर रहे हैं ये बहुत हाई राइज है, और जब हाई राइज पे किसी भी पर्सन को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, इस सिचुएशन को बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस, और इसका एक और नाम होता है, इसे बोलते हैं एनॉक्सिया। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस और एनॉक्सिया? जब भी कोई पर्सन हाई राइज माउंटेन्स पे जाता है तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है इसलिए एयर के अंदर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन भी लो हो जाती है। इन अदर वर्ड्स ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है, उस पर्सन को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और वो ज्यादा प्रेशर से इनहेल करने लगता है। इस सिचुएशन को बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस और एनॉक्सिया। तो ये जो एप्लीकेशन है ये सीधा सीधा बॉयल्स लॉ की थ्योरी के अकॉर्डिंग आता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। दोनों बातों को क्लब करने से पता लगा कि डेंसिटी एंड प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जहां प्रेशर कम होता है वहां गैस की डेंसिटी भी कम हो जाती है, और जहां प्रेशर ज्यादा होता है वहां गैस की डेंसिटी भी ज्यादा होती है। तो ये था बॉयल्स लॉ। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि इस पे न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन में बताया गया है अ बैलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सीड 0.2 बार। इसका मतलब हमारे पास प्रेशर की वैल्यू है 0.2 बार। इफ एट 1 बार, एक और प्रेशर बताया है, दैट इज 1 बार। द गैस ऑक्यूपाइज 2.27 लीटर्स, यानी वॉल्यूम हमारे पास है 2.27 लीटर्स। अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बैलून बी एक्सपैंडेड? इसका मतलब हमें वॉल्यूम इस प्रेशर पे फाइंड आउट करना है। तो लेट्स से ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन हो गई P1 V1, फाइनल कंडीशन P2 V2। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है मुझसे, दैट इज P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2। इसका मतलब होता है 0.2 इंटू V1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2.27। तो यहां से हम V1 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और V1 वैल्यू हमारे पास आती है 2.27 डिवाइडेड बाय 0.2। कैलकुलेट करने पर हमें आंसर मिलेगा 11.35 लीटर्स। तो इस तरह से हमने बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला यूज करके जो भी टर्म मिसिंग थी, इस क्वेश्चन में वॉल्यूम मिसिंग था, तो उसको फाइंड आउट कर लिया। अब हम नया टॉपिक सीखते हैं जिसका नाम है चार्ल्स लॉ। सो अब हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक बैलून है, बैलून को हमने नीचे से पूरा बंद कर रखा है। इसका मतलब हमने इसके अंदर एयर फिल कर दी है, ये एयर के पार्टिकल्स हैं। अब हम बैलून के पास एक जलती हुई कैंडल लेकर आते हैं। जैसे ही कैंडल लेकर आएंगे क्या चेंजेस आएंगे, केमिकल चेंजेस को समझेंगे। सबसे पहले बैलून जिस मटेरियल का बना है, ये मटेरियल, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। इसके कांटेक्ट में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, और बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एनर्जी ये मॉलिक्यूल्स चारों तरफ स्कैटर्ड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होगी। इस तरह से सभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो इधर से उधर भागने लगेंगे, और ये मॉलिक्यूल्स इस बैलून के अंदर की जो वॉल्स हैं इसको चारों तरफ से प्रेशराइज करेंगे, और अल्टीमेटली अंदर के मॉलिक्यूल्स इस बैलून को बर्स्ट करके बाहर आ जाएंगे। ऐसा ही कुछ होता है जो आप बर्थडे पार्टी में देखते हैं कि जब भी हम बैलून के पास जलती हुई कैंडल लेकर आते हैं तो इंस्टेंटली बर्स्ट हो जाता है और अंदर की जो गैस होती है वो बाहर आ जाती है। तो चार्ल्स लॉ में हमने सीखा कि जब कांस्टेंट होता है प्रेशर तो किसी भी गैस का वॉल्यूम उस गैस पर अप्लाइड टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर से प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट लेते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू KT, और वी कैन से दैट
वॉल्यूम बाय टी इज इक्वल टू के। इसका मीनिंग हो जाता है वॉल्यूम बाय टेम्परेचर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट नंबर। इट मींस अगर शुरू में वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, बाद में वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। जैसे अभी हमने न्यूमेरिकल करा था, सेम इसी तरह से इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 4 में से 3 बातें पहले से पता होंगी। उन 3 बातों को आप फॉर्मूले में रखेंगे और मिसिंग टर्म को इजीली कैलकुलेट करेंगे। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसी तरह हमारे पास वाई एक्सिस है। फर्स्ट ग्राफ में हमने वाई एक्सिस पर वॉल्यूम लिया है, एक्स एक्सिस पर हमने टेम्परेचर लिया है। क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये ग्राफ बताता है कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए सेकंड ग्राफ देखते हैं। हमारे पास एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम है, वाई एक्सिस पर इस बार V अपॉन टी है। अभी हमने देखा V अपॉन टी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो इसलिए इस ग्राफ में भी हमें कांस्टेंट लाइन मिलेगी। जब भी y कंपोनेंट कांस्टेंट होता है तो वो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता है। चलिए थर्ड ग्राफ देखते हैं। इस बार हमारे पास टेम्परेचर है, y एक्सिस पर V अपॉन टी है। जब ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ भी एक कांस्टेंट लाइन होगा। इस कांस्टेंट लाइन का मतलब है कि टेम्परेचर को चेंज करने से वॉल्यूम में चेंज आता है और वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं। हमने सीखा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सिंस हमें पता है कि किसी भी गैस की डेंसिटी हमेशा मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होती है, इसका मतलब डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। It means volume is inversely proportional to density. Let's say second equation. अगर हम दोनों इक्वेशन को क्लब कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, और वी कैन से दैट डेंसिटी ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ अ गैस। अब इसका एप्लीकेशन सीखते हैं। लेट्स से हमारे पास हॉट एयर बैलून्स हैं। हॉट एयर बैलून्स जनरली आपने देखा है कोस्टल एरियाज में, बीचेस पर इस तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, एडवेंचरस एक्टिविटी है। इस हॉट एयर बैलून में नीचे बास्केट है जिस पर हम बैठते हैं और राइड होती है, और यहाँ इस बैलून में स्टोव होता है जिसके थ्रू एयर को हम गर्म करते हैं। तो लेट्स से हमने स्टोव ऑन कर दिया। जो अंदर एयर के पार्टिकल्स हैं धीरे धीरे इनका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। जब इनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इनकी डेंसिटी डिक्रीज होती है, और क्योंकि डेंसिटी डिक्रीज होती है इसीलिए ये बैलून ऊपर उड़ने लगता है। तो बैलून का ऊपर उठना इसलिए होता है क्योंकि जो बैलून के अंदर हवा भरी हुई है उसकी डेंसिटी कम हो गई। डेंसिटी क्यों कम हो गई? क्योंकि हमने उस बैलून के अंदर जो एयर थी उसे हीट कर दिया। और अभी हमने पढ़ा है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डेंसिटी लो हो जाती है। इसी तरह हमारे पास दूसरा एप्लीकेशन भी है। जो भी मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस ली जाती हैं उसके लिए भी हम हॉट एयर बैलून्स को यूज करते हैं। यानी इस बैलून के अंदर हम गर्म हवा भरते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि इसकी डेंसिटी लो हो जाती है, और जब डेंसिटी लो हो जाती है तो ये बैलून ऊपर राइज करने लगते हैं, जिसके थ्रू सभी मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन का डाटा कलेक्ट किया जाता है। अब हम चार्ल्स लॉ पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें बताया गया है ऑन अ शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशन वेयर टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब टेम्परेचर बताया है 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 23.4 प्लस 273 केल्विन।
इसको हम सम कर लेते हैं। ये वैल्यू आती है 296.4 केल्विन। अ बैलून इज फिल्ड विद 2 लीटर एयर। इसका मतलब हमें वॉल्यूम बताया गया है 2 लीटर। इसके बाद कहते हैं व्हाट विल बी द वॉल्यूम। इट मींस फिर से वॉल्यूम हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। When the ship reaches Indian Ocean where temperature is 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर हमारे पास है 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से इसमें हमने 273 ऐड कर लिया जिससे टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट हो गया और ये वैल्यू आती है 299.1 केल्विन। लेट्स से इनिशियल टेम्परेचर है T1, इनिशियल वॉल्यूम है V1, फाइनल टेम्परेचर है T2 एंड फाइनल वॉल्यूम है V2। हम फॉर्मूला लगाते हैं एंड फॉर्मूला लगाने पर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है दैट इज V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। इसका मतलब हो जाता है दैट इज 2 लीटर डिवाइडेड बाय 296.4 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय 299.1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और यहां से वॉल्यूम हमारे पास आता है दैट इज 2 into 299.1 divided by 296.4। जब हम इसे सॉल्व करते हैं ये वैल्यू आती है 2.018 लीटर्स। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है एमिंटन्स लॉ। एमिंटन ने बताया जब कांस्टेंट होता है वॉल्यूम तो किसी भी गैस का प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब हुआ हम जितना ज्यादा टेम्परेचर लगाएंगे गैस का प्रेशर उतना ही ज्यादा हो जाएगा, और उल्टा बोल सकते हैं इस बात को, जितना टेम्परेचर हम कम करेंगे उतना ही गैस का प्रेशर भी कम होगा। यही रीजन है कि हम जितने भी इंजेक्शंस होते हैं या जो मेडिसिन्स होती हैं जिसके अंदर गैस फिल होती है उनको लो टेम्परेचर जोन पे रखते हैं, क्योंकि जब उन्हें लो टेम्परेचर दिया जाएगा तो उनका इंटरनल प्रेशर भी लो रहेगा और वो इंजेक्शंस स्पॉइल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है। इस कोल्ड ड्रिंक बॉटल में ये लिक्विड पार्ट है एंड इस पार्ट को हम गैसियस पार्ट बोल रहे हैं। अगर हम इसे हाई टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो गैसियस पार्ट है इसके मॉलिक्यूल्स का प्रेशर भी इंक्रीज होता है और अल्टीमेटली ये मॉलिक्यूल्स इस कोल्ड ड्रिंक बॉटल से बाहर निकलने के लिए कोल्ड ड्रिंक बॉटल को बर्स्ट कर देते हैं। तो जितनी भी हम देखते हैं कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं ये हमेशा लो टेम्परेचर पे रखे जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर लो रखेंगे तो प्रेशर भी लो होगा। इसी बात को हम मैथमेटिकली यहां पे अप्लाई करते हैं। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, प्रेशर इज इक्वल टू KT। इट मींस प्रेशर अपॉन T इज इक्वल टू K, और वी कैन से दैट प्रेशर अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ P1 अपॉन T1 इज ऑलवेज इक्वल टू P2 अपॉन T2। अब इसका हम एक ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ में हम देखते हैं कि हमारे पास y एक्सिस है, x एक्सिस है। हमने अभी पढ़ा है कि प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो y एक्सिस पर प्रेशर लेते हैं, x एक्सिस पर हम टेम्परेचर लेते हैं। जितने भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ होते हैं वो कुछ इस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। ये ग्राफ हमें बताता है कि अगर प्रेशर में इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर में भी इंक्रीज होगा, सिमिलरली अगर टेम्परेचर में डिक्रीज होगा तो प्रेशर में भी डिक्रीज होगा। सेकंड ग्राफ को समझते हैं। हमारे पास y एक्सिस है जहां पर हमने प्रेशर अपॉन टेम्परेचर लिया है, x एक्सिस पर हमने सिर्फ प्रेशर लिया है। प्रेशर अपॉन टेम्परेचर हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, तो जितने भी कांस्टेंट वैल्यू के ग्राफ होते हैं वो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होते हैं। तो ये ग्राफ हमें बताएगा, जिससे पता लग रहा है कि प्रेशर को कुछ भी चेंज करें लेकिन P अपॉन T का रेशियो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। थर्ड ग्राफ को देखते हैं। एक तरफ हमारे पास प्रेशर अपॉन टेम्परेचर है, x एक्सिस पर इस बार हमने टेम्परेचर लिया है, सेम बात।
जब हम प्रेशर अपॉन टेम्परेचर वैल्यू का ग्राफ बनाएंगे तो वैल्यू हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल आती है। तो हमने सीखा कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जब किसी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। और अब हम बात करते हैं अपने नए लॉ की, जिसका नाम है एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज लॉ आप ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। उसी लॉ का कंक्लूजन हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमने एवोगाड्रोज लॉ में सीखा, जब कांस्टेंट होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर तो किसी भी गैस का वॉल्यूम उस गैस के मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। याद करते हैं इस बात को कि जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस होती हैं तो किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर्स होगा। तो 10 मोल्स का वॉल्यूम कितना होगा? दैट इज 22.4 इंटू 10। 100 मोल्स का वॉल्यूम कितना होगा? दैट इज 22.4 इंटू 100। 0.5 मोल्स का वॉल्यूम कितना होगा? दैट इज 22.4 इंटू 0.5। तो कंक्लूजन बना कि अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो किसी भी गैस का वॉल्यूम उस गैस के मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम सिंबल्स में इसे लिखें तो इसे बोलेंगे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ये बात हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं और अब जितने भी लॉज हमने पढ़े उन सभी लॉज को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, जिससे बन जाती है कंबाइंड गैस इक्वेशन। हमने जितने लॉ पढ़े उन सभी लॉ को एक साथ कंबाइन करने पर हमारे पास इक्वेशन क्या बनने वाली है, इसे सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमने क्या सीखा, जब कांस्टेंट होता है टेम्परेचर तो किसी भी गैस का वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हमने क्या सीखा, जब कांस्टेंट होता है प्रेशर तो किसी भी गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमने एमेंटन्स लॉ में सीखा कि वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो उसे स्किप कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोज लॉ हमने क्या सीखा कि जब कांस्टेंट होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर तो किसी भी गैस का वॉल्यूम मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमारे पास 3 इक्वेशंस आई। अगर इन तीनों इक्वेशंस को क्लब कर लें, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, वी कैन से दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P इंटू T इंटू N। इसका मतलब हम बोल सकते हैं PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू T। अगर प्रोपोर्शनली हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट लेना होता है और यहां जो कांस्टेंट है उसका नाम है R, दैट इज R इंटू N इंटू T। और इसको सही से लिखें तो इक्वेशन बनती है PV इज इक्वल टू nRT। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम है, दिस इक्वेशन इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन, वेयर सारी बातों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं P की, इसका मतलब होता है प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस। V का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ गैस। T का मतलब होता है टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना होता है। N का मतलब आप जानते हैं, दैट इज मोल्स ऑफ गैस। R जो कि आपके लिए एक न्यू टर्म है, R का नाम होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब इस R के बारे में समझते हैं। जब भी आपको R की वैल्यू रखनी है तो उसके लिए आपको प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट्स को ध्यान से समझना होगा। अगर आपको प्रेशर दिया है ATM में, वॉल्यूम बताया है लीटर्स में, तो R की वैल्यू हो जाती है ATM लीटर्स पर केल्विन पर मोल। वैल्यू लेनी है 0.0821। इसी तरह से अगर आपको प्रेशर दिया है बार में, वॉल्यूम बताया है डेसीमीटर क्यूब में, तो R की यूनिट हम लेंगे बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, और वैल्यू लेनी है 0.0831। सिमिलरली अगर आपको प्रेशर बताया है
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, जिसे हम पास्कल्स भी कहते हैं। वॉल्यूम दिया है मीटर क्यूब में, तो आर को हमें लेना है जूल्स पर केल्विन पर मोल, और वैल्यू हो जाती है 8.314। अगर इस वैल्यू को किलो जूल्स में कन्वर्ट करें तो हमें इसे 1000 से डिवाइड करना होगा। तो अब हम बोलेंगे किलो जूल्स पर केल्विन पर मोल, और वैल्यू हमें लेनी होगी 8.314 इंटू 10⁻³ तो याद रखिए, जो भी प्रेशर की यूनिट होगी उसके अकॉर्डिंग ही हमें आर की वैल्यू को रखना होगा। अब इस फॉर्मूले को आगे फिर से समझते हैं। हमने अभी सीखा प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इट मींस प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू nR। इसका मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू R। सब बच्चे जानते हैं कि n का मतलब होता है मास अपॉन मोलर मास। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इस बात को समझाया है कि जब भी हमें मोल्स निकालने हैं तो इसका फॉर्मूला है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो RHS साइड पे ध्यान से देखिए, W एक मास है। मास एक कांस्टेंट टर्म होती है, क्योंकि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। M का मतलब होता है मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, क्योंकि सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास हमेशा सेम रहता है। जैसे H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 है, NaCl का मॉलिक्यूलर मास 58.5 है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 है। ये कभी भी चेंज नहीं होता। इसी तरह से R की हम बात करें तो ये अपने आप में एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है इसमें RHS साइड कांस्टेंट है। प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय टेम्परेचर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट नंबर, और अगर ये कांस्टेंट है तो कंक्लूजन बनता है P1V1 अपॉन T1 इज ऑलवेज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। ये फॉर्मूला हमने कई बार न्यूमेरिकल्स में यूज किया है, और आज हमने सीखा कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। अब इसको आगे फर्दर समझते हैं। अगर हमारे पास कांस्टेंट हो जाता है टेम्परेचर, इसका मतलब T1 इज इक्वल टू T2, सो हम कह सकते हैं P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। यहां पे T1 T2 सेम है, ये वैल्यू कट जाएगी और हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा P1V1 इज इक्वल टू P2V2। यस, इसी को बोलते हैं बॉयल्स लॉ। तो अगर आपके पास न्यूमेरिकल आता है तो आपको बॉयल्स लॉ का सेपरेट फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा ही ये फॉर्मूला लगाइए, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। टेम्परेचर 1 टेम्परेचर 2 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बॉयल्स लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली हम समझते हैं हमारे पास है कांस्टेंट प्रेशर, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। इस बार हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर है, P1 से P2 वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। फॉर्मूला बना V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, और इसी को बोलते हैं चार्ल्स लॉ। तो जब भी कोई न्यूमेरिकल दिया जाएगा उसमें यह बात मेंशन नहीं होगी कि वेदर इट इज बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। आप हमेशा इसी यूनिवर्सल फॉर्मूला को अप्लाई करें, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2, और इस फॉर्मूला से आप अपने गिवन डाटा को रखने पर चार्ल्स लॉ का एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर से आगे समझेंगे। इस बार हमने कांस्टेंट किया है वॉल्यूम। इसका मतलब P1V1 अपॉन T1 इज ऑलवेज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V1 से V2 वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और फॉर्मूला बन जाएगा P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, और इसी लॉ को बोलते हैं हैमिल्टन्स लॉ।
तो आपने अब एक ऐसी चीज सीखी है कि जब भी हमें कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है तो हम उस न्यूमेरिकल में वैल्यू को रखते हैं और जो भी कांस्टेंट टर्म होती है वो कट जाती है और ऑटोमेटिकली हमारा फॉर्मूला इधर बॉयल्स लॉ में और चार्ल्स लॉ में और एमिंगटन्स लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। आइए इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर की वैल्यू है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में कन्वर्ट करते हैं 25 प्लस 273 दैट इज 298 केल्विन। 760 मिलीमीटर प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू है 760 मिलीमीटर। इसका मतलब हो जाता है कि ये 1 बार प्रेशर है। हमें बताया गया है गैस ऑक्यूपाइज 600 ml, हमें वॉल्यूम दिया है 600 ml। व्हाट विल बी इट्स प्रेशर, इसका मतलब फिर से प्रेशर की वैल्यू हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। एट अ हाइट वेयर टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर बताया गया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब हुआ 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, इट मीन्स 283 केल्विन। एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज 640 ml, तो वॉल्यूम दिया है 640 ml। अब हमें ये नहीं पता कि इस पे हम बॉयल्स लॉ अप्लाई करें या चार्ल्स लॉ लगाएं या एमिंगटन्स लॉ लगाएं। मैंने आपको बताया किसी लॉ को नहीं याद रखिए, बस आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। इस वैल्यू को हम रख देते हैं, लेट्स से ये वैल्यू 1 1 1 है और ये हमारे पास कंडीशन 2 2 है। इसका मतलब हो जाता है वैल्यू हमारे पास है 760, वॉल्यूम है 600 डिवाइडेड बाय 298 विच इज इक्वल टू, प्रेशर हमें निकालना है, वॉल्यूम दिया है 640 और टेम्परेचर हमारे पास है 283। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो P2 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 760 इंटू 600 इंटू 283 डिवाइडेड बाय 298 इंटू 640। सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू आती है 676.6 मिलीमीटर Hg। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने गिवन डाटा से मिसिंग टर्म को फाइंड आउट किया। चलिए इस पे अब एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द टोटल प्रेशर, इसका मतलब प्रेशर की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। इन अ मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन, तो हमें मास बताया है डाई ऑक्सीजन का जिसको हम O2 बोल रहे हैं, दैट इज 8 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास आप जानते हैं O2 का, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 16, इसका मतलब होता है 32 ग्राम पर मोल। तो आप मोल्स निकालेंगे O2 के, फॉर्मूला आपको पता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, वैल्यू आती है 1/4 दैट इज 0.25 मोल्स। इसके बाद बताया है 4 ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन, तो हमारे पास मास दिया है डाई हाइड्रोजन का दैट इज 4 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास है डाई हाइड्रोजन का जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज 2 इंटू H का मास दैट इज 1, इट मीन्स 2 ग्राम पर मोल। हम मोल्स निकालेंगे तो मोल्स ऑफ डाई हाइड्रोजन हमारे पास आते हैं दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 2 मोल्स। हमने दोनों के मोल्स निकाल लिए। टोटल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास टोटल मोल्स होने चाहिए, दैट इज मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ H2। ये वैल्यू है 0.25, ये वैल्यू है 2, टोटल मोल्स हो गए 2.25 मोल्स। इसका मतलब N की वैल्यू है 2.25 मोल्स। हमें वॉल्यूम बताया है 1 डेसीमीटर क्यूब, टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू है 1 डेसीमीटर क्यूब, टेम्परेचर बताया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज 27 प्लस 273, इट मीन्स 300 केल्विन। हमें R की वैल्यू क्वेश्चन में बताई गई है, जनरली वैल्यू नहीं दी जाएगी, आपको याद होनी चाहिए, और R की वैल्यू हमें बताई गई है दैट इज 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल
अब फॉर्मूला सोचेंगे, PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर इज इक्वल टू nRT डिवाइड बाय n की वैल्यू हमने निकाल ली है 2.25, R की वैल्यू पता है 0.083, टेम्परेचर हमारे पास है 300 केल्विन डिवाइड बाय वॉल्यूम बताया है 1 डेसीमीटर क्यूब। यहां से आप इसे सॉल्व करेंगे, जो प्रेशर आएगा उसकी यूनिट होगी बार। क्यों? क्योंकि R की वैल्यू हमने बार में ली है, इसलिए प्रेशर की यूनिट भी बार में मिलेगी। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में बताया गया है प्रेशर ऑफ 1 ग्राम। इसका मतलब यहां पे हमारे पास एक गैस A है, इस गैस A का हमें मास बताया है 1 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर मास हमें नहीं पता है, लेकिन हम मोल्स बता सकते हैं। मोल्स होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर बताया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 300 केल्विन, फाउंड टू बी 2 बार। हमें प्रेशर बताया है दैट इज 2 बार। अब इस पे हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। इसका मतलब प्रेशर ऑफ गैस A इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस A इंटू R इंटू T। तो यहां पे हमारे पास प्रेशर की वैल्यू है 2, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स हमारे पास है 1 अपॉन ma इंटू R इंटू T। लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड डाटा हम पढ़ते हैं। इस बार हम गैस B की बात कर रहे हैं। मास हमें बताया है B का दैट इज 2 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास फिर से हमें नहीं पता, लेकिन हम मोल्स निकाल सकते हैं, दैट इज मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। इन द सेम फ्लास्क, इसका मतलब वॉल्यूम जो पहले था वही है, सेम टेम्परेचर, जो टेम्परेचर पहले था वही है। द प्रेशर बिकम्स 3 बार। इस लाइन का क्या मतलब है कि अब जो प्रेशर है वो 3 बार हो गया है। इसका मतलब प्रेशर A प्लस प्रेशर B दोनों को मिलाकर 3 बार हो गया है। प्रेशर A तो हम पहले से जानते हैं, हम यहां पे पढ़ा है कि प्रेशर A की वैल्यू 2 बार है। सो 2 प्लस प्रेशर B इज इक्वल टू 3 बार। इट मींस हम बोल सकते हैं कि प्रेशर B इज इक्वल टू 3 माइनस 2, दैट इज प्रेशर B इज इक्वल टू 1 बार। चलिए फिर से लगाते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर ऑफ B इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू NV इंटू RT। वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज प्रेशर B 1 बार इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू, मोल्स हमने अभी निकाले थे, 2 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ B इंटू RT। लेट इट बी सेकेंड इक्वेशन। 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है दैट इज 2V इज इक्वल टू 1 अपॉन ma इंटू RT। 1V इज इक्वल टू 2 अपॉन mv इंटू RT। ध्यान से देखिए क्या क्या वैल्यू कट हो रही हैं, उनको हम कट करते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो रहा है, R से R कैंसिल है, टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल है। क्या रिजल्ट बना? इसका मतलब 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू mb डिवाइड बाय 2ma। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ B इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ A। यही आपसे पूछा था कि दोनों गैसेस के मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन होगा। तो हमें कहना पड़ेगा कि गैस B का मॉलिक्यूलर मास गैस A के मॉलिक्यूलर मास का 4 टाइम्स है। आई होप आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। अब आगे हम एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन समझते हैं। तो हमें एक डेरिवेशन करना है जिसमें हमें किसी भी गैस की डेंसिटी को फाइंड आउट करना है। हमने अभी पढ़ा है प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। यहां पे सारी बातों का मतलब आप जानते हैं। P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, R स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर और N का मतलब होता है मोल्स, एंड मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो हम कह सकते हैं
pressure into volume is equal to mass upon molecular mass into RT। अब हमने मॉलिक्यूलर मास को हम प्रेशर के साथ ले जाते हैं और वॉल्यूम को मास के नीचे ले आते हैं। जस्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। आप जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम का मीनिंग होता है डेंसिटी, तो इसका मतलब हुआ प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू RT, और वी कैन से दैट डेंसिटी इज इक्वल टू PM अपॉन RT। इस फॉर्मूले में हमने डेंसिटी निकालना सीखा और अब इसी फॉर्मूले में जो भी हमने बातें यूज करी हैं उन सब बातों का मतलब P stands for pressure, M stands for molar mass of gas, T stands for temperature, R stands for universal gas constant and D stands for density of gas। अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर बताया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 273 केल्विन। द डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन ऑक्साइड ऑफ अ गैस एट 2 बार, प्रेशर दिया है हमें 2 बार, इज सेम, लेट्स से डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास है D, दैट ऑफ डाई नाइट्रोजन। इसका मतलब यहां पे अब बात हो रही है डाई नाइट्रोजन की। डाई नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास आप जानते हैं, दैट इज 2 इंटू N का एटॉमिक मास, दैट इज 2 इंटू 14, इट मीन्स 28 ग्राम पर मोल। इसका मतलब प्रेशर हमें बताया है 5 बार। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्साइड, तो हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। हमें टेम्परेचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसका मतलब टेम्परेचर यहां भी 273 केल्विन लिया जाएगा। हमें डेंसिटी के बारे में बताया गया सेम है, तो इसे भी हम D रखेंगे। अब जो हमने फॉर्मूला अभी सीखा है उसे अप्लाई करते हैं। लेट्स से गैसियस ऑक्साइड के लिए फॉर्मूला हमारे पास है डेंसिटी इज इक्वल टू PM बाय RT, तो हम कह सकते हैं D1 इज इक्वल टू P1 इंटू M1 इज डिवाइडेड बाय RT1। सिमिलरली डेंसिटी 2 इज इक्वल टू P2 M2 डिवाइडेड बाय RT2। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू P1 M1 डिवाइडेड बाय RT1 P2 M2 डिवाइडेड बाय RT2। अब जो वैल्यू सेम है वो कट जाएंगी। D1 D2 वैल्यू सेम है, क्वेश्चन ने खुद ही बताया, डेंसिटी हमारे पास सेम है, टेम्परेचर भी सेम बताया गया है, R की वैल्यू सेम होगी दोनों गैसेस के लिए। तो रिजल्ट क्या बना, इसका मतलब P1 इंटू M1 इज इक्वल टू P2 इंटू M2। सो प्रेशर 1 हमारे पास है 2 बार, मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है, प्रेशर 2 हमारे पास है 5 बार और मॉलिक्यूलर मास हम निकाल चुके हैं, दैट इज 28। इसका मतलब M1 इज इक्वल टू 5 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 2, और वी कैन से दैट M1 इज इक्वल टू 5 इंटू 14, और वी कैन से दैट 70 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास उस गैसियस ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास आ गया। आइए इस पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें बताया गया है डेंसिटी ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड 2 बार। इट मींस हमें डेंसिटी 1 की वैल्यू बताई है 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, टेम्परेचर 1 बताया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 300 केल्विन, प्रेशर 1 की वैल्यू बताई है 2 बार। अब कहते हैं व्हाट विल बी द डेंसिटी एट STP, तो D2 की वैल्यू हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। टेम्परेचर STP पर आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए, दैट इज 273 केल्विन, प्रेशर होता है STP पर 1 बार। चलिए इक्वेशन लगाते हैं। अभी हमने सीखा है डेंसिटी इज इक्वल टू प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय RT, or we can say that D1 is equal to P1 into M1 divided by RT1. Let it be first equation. Similarly,
D2 इज इक्वल टू P2 M2 डिवाइड बाय RT2। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, इसका मतलब हुआ P1 अपॉन M1 डिवाइडेड बाय RT1 होल डिवाइड बाय P2 M2 डिवाइड बाय RT2। दिस इज इक्वल टू D1 अपॉन D2। चलिए देखते हैं क्या क्या वैल्यू सेम है जो कट जाएंगी। किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास सेम रहेगा। हम एक ही गैस की बात कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि गैस का टेम्परेचर प्रेशर चेंज करें तो उसका मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाए। लेट्स से H2 गैस है तो उसका मॉलिक्यूलर मास हमेशा 2 ही कंसिडर होगा। O2 गैस है तो उसका मॉलिक्यूलर मास हमेशा 32 ही कंसिडर होगा। यहाँ पे एक ही गैस की बात हो रही है तभी उसका मॉलिक्यूलर मास सेम वैल्यू होगी। R की वैल्यू भी हमारे पास सेम होगी, बाकी कोई वैल्यू सेम नहीं है, सब डिफरेंट है तो उनको रख लेते हैं। D1 की वैल्यू है 5.46 डिवाइडेड बाय D2। P1 की वैल्यू हमारे पास है 2 बार डिवाइडेड बाय 300 केल्विन होल डिवाइड बाय P2 की वैल्यू हमारे पास है 1 बार होल डिवाइड बाय 273 केल्विन। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहां से सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास D2 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज दिस मच ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। जैसा कि हमें क्वेश्चन में यूनिट दी गई थी, हमें उसी यूनिट में आंसर बताना होगा। आई होप आपको आइडियल गैस इक्वेशन में बेस्ड न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। और अब हम अपने इस वीडियो का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो अब बात करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। चलिए इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में इसका वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है। हमने एक गैस फिल करी है जिसका नाम A है और इस गैस के मोल्स Na है। इस जैसा ही हमारे पास एक और कंटेनर है, सेम वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है। हमने इस बार एक गैस ली है जिसका नाम B है और उसके मोल्स Nb है। सिमिलरली एक और कंटेनर है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है। इस बार हमने गैस C ली है और इसके मोल्स Nc हैं। अब हम तीनों गैसेस पर आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं। प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स इनटू RT। वी कैन से दैट प्रेशर इज इक्वल टू nRT डिवाइड बाय V, और वी कैन से दैट प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A into RT divided by V. Let it be first equation. Similarly, pressure of B is equal to moles of B into RT by V. Let it be second equation. Pressure of C is equal to moles of C into RT by V. Let it be third equation. हमारे पास तीन इक्वेशंस बन गई। तीनों अलग अलग कंटेनर में हमने अलग अलग गैसेस ली हैं। आप इमेजिन करिए इसी वॉल्यूम का एक और कंटेनर है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है। हमने तीनों गैसेस को इस कंटेनर में मिला दिया तो हमारे पास गैस A भी आ गई है, गैस B भी आ गई है और गैस C भी आ गई है। तो अब टोटल प्रेशर कितना होगा? टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस। यही डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। डाल्टन्स लॉ बताता है कि जब हम दो या दो से ज्यादा गैसेस को कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर पे मिलाते हैं, एक कंटेनर में ऐड करते हैं, तो जो टोटल प्रेशर मिलता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। पार्शियल का मतलब होता है इंडिविजुअल गैस का प्रेशर। तो पहले हमने इंडिविजुअल गैस A का प्रेशर मेजर करा, फिर B गैस का प्रेशर मेजर करा, फिर C गैस का प्रेशर मेजर करा, और जब तीनों को मिलाया तो टोटल प्रेशर उनके सम के इक्वल आ गया। चलिए इसमें हम वैल्यू रखते हैं। दिस इज इक्वल टू Na इंटू RT डिवाइडेड बाय V। दिस इज Nb इंटू RT डिवाइडेड बाय V। दिस इज Nc इंटू RT डिवाइडेड बाय V। आप देख रहे हैं कॉमन हमें मिल रहा है RT बाय V। क्या बचा? दैट इज Na प्लस Nb प्लस Nc इंटू RT बाय V। ये हमारे पास P टोटल की वैल्यू आ गई। मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर
4 से डिवाइड कर दिया। सो प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय पी टोटल इज इक्वल टू, प्रेशर ऑफ ए की वैल्यू है Na इंटू आर टी बाई वी डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc इंटू आर टी बाई वी। आप देख रहे हैं क्या वैल्यू कट रही है, आर टी वैल्यू से आर टी वैल्यू कैंसिल आउट, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट, क्योंकि बिल्कुल सेम बात थी। तो इसका मतलब हो जाता है प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय पी टोटल इज इक्वल टू Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। आपने चैप्टर 1 में सीखा है कि जब भी किसी सब्सटेंस के मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड करते हैं तो इस वैल्यू को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो इसका नाम हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो कंक्लूजन निकला कि प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय पी टोटल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और वी कैन से दैट प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए into P total. Similarly, we can say that pressure of B is equal to mole fraction of B into P total. Similarly, we can say that pressure of C is equal to mole fraction of C into P total. तो फाइनली कंक्लूजन को हम वर्ड्स में लिखेंगे कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर हमेशा उस गैस के मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। चलिए इस पे अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें बताया गया है कि हमारे पास नियॉन एंड डाइऑक्सिन का मिक्सचर है कंटेनिंग 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन। तो वन साइड पे हमारे पास डाइऑक्सिन लिख लेते हैं, इसका मास हमें बताया है दैट इज 70.6 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 आप जानते हैं दैट इज 2 into 16 दैट इज 32 ग्राम पर मोल। सिमिलरली हमारे पास नियॉन है और इसका मास हमें बताया है दैट इज 167.5 ग्राम्स। इसका मोलर मास आप जानते हैं दैट इज 20 ग्राम पर मोल। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, इसलिए इसका एटॉमिक मास 20 होगा। हमें बताया गया है कि टोटल प्रेशर हमारे पास 25 बार है, तो हमारे पास P टोटल की वैल्यू है 25 बार। अब इस पे डाल्टन्स लॉ अप्लाई करते हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइऑक्सीजन। तो इसका मतलब प्रेशर ऑफ O2 हमें निकालना है। तो प्रेशर O2 निकालने के पहले हमें मोल्स सोचने होंगे। तो मोल्स ऑफ O2 हो जाते हैं दैट इज मास, मास की वैल्यू है 70.6 डिवाइडेड बाय 32। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू आती है 2.21 मोल। इसी तरह से हम निकालेंगे मोल्स ऑफ नियॉन। तो मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 167.5 डिवाइडेड बाय 20। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू आती है हमारे पास 8.375 मोल। अब हमें मोल फ्रैक्शन O2 का निकालना है। सो O2 का मोल फ्रैक्शन हो जाता है दैट इज मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ नियॉन। तो दोनों के मोल्स रख देते हैं दैट इज 2.21 डिवाइडेड बाय 2.21 प्लस 8.375। ये वैल्यू कैलकुलेट करने पर आती है 0.21। अगर मोल फ्रैक्शन O2 का 0.21 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालें, तो हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन इज इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन कितना हो जाएगा दैट इज 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। इसका मतलब हुआ दैट इज 1 माइनस 0.21, इट मींस 0.79। चलिए अब अप्लाई करते हैं डाल्टन्स लॉ। यूजिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इंटू P टोटल। मोल फ्रैक्शन निकाल चुके हैं दैट इज 0.21। P टोटल की वैल्यू है 25। वैल्यू को हम रखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो
तो हमारे पास आंसर आता है 5.25 बार। सिमिलरली हम पार्शियल प्रेशर नियॉन का भी निकाल सकते हैं। ऑल्दो क्वेश्चन ने नहीं पूछा है, लेकिन स्टिल आपको बता रहे हैं कि कैसे इस मोल फ्रैक्शन को निकालेंगे। दैट इज मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। मोल फ्रैक्शन है 0.79, पी टोटल की वैल्यू है 25 और हमारे पास पार्शियल प्रेशर आ जाता है 19.75 बार। आपको न्यूमेरिकल समझ में आया? अब इस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर व्हेन 0.5 लीटर ऑफ H2 एट 0.8 बार। तो चलो एक कंटेनर बना लेते हैं। इस कंटेनर में हमने H2 लिया है, इसका हमें प्रेशर बताया गया है दैट इज 0.8 बार। हमें इसका वॉल्यूम बताया गया है दैट इज 0.5 लीटर्स। और एक और कंटेनर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस कंटेनर में O2 गैस को फिल करा है और इस O2 गैस का भी हमें प्रेशर बताया गया है दैट इज 0.7 बार। साथ में इसका वॉल्यूम बताया है दैट इज 2 लीटर। अब कहते हैं कि हमने इन दोनों गैसेस को इंट्रोड्यूस कर दिया 1 लीटर वेसल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब यहां भी टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है दैट इज 300 केल्विन। यहां भी टेम्परेचर 300 केल्विन है। और अब हमने एक कंटेनर में इन्हें ट्रांसफर कर दिया है। इस कंटेनर का वॉल्यूम हमें बताया गया है दैट इज 1 लीटर। 1 लीटर स्टैंड्स फॉर 1000 ml और इसका टेम्परेचर भी बताया गया है दैट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मींस 300 केल्विन। इस कंटेनर में H2 और O2 दोनों गैसेस को ट्रांसफर कर दिया। तो क्वेश्चन बनता है कि बताइए P टोटल कितना होगा। तो P टोटल जनरली जो बच्चे मिस्टेक करते हैं कि इंस्टेंटली फॉर्मूला लगा देते हैं। P टोटल इज प्रेशर ऑफ H2 प्लस प्रेशर ऑफ O2। प्रेशर ऑफ H2 है हमारे पास, क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 0.8 बार। ये वैल्यू दी है हमें दैट इज 0.7 बार। टोटल सम कर दिया, आंसर बोल दिया दैट इज 1.5 बार। लेकिन ये आंसर टोटली रॉन्ग है, क्योंकि आपने डाल्टन्स लॉ तो लगाया लेकिन जो डाल्टन्स लॉ की कंडीशन थी वो भूल गए। कंडीशन में बताया गया था कि जब भी दो गैसेस को हम मिलाते हैं तो टोटल प्रेशर हमेशा उन दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। यहां पर आपने देखा कि तीनों कंटेनर का वॉल्यूम अलग अलग है। जब तीनों कंटेनर का वॉल्यूम अलग है तो हम डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते। तो क्या चेंज करना होगा, इसे समझते हैं। सबसे पहले हम H2 गैस को एक ऐसे कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे जिसका वॉल्यूम 1000 ml होगा। प्रेशर कितना है ये बात हमें नहीं पता, हम इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। टेम्परेचर हमें पता है दैट इज 300 केल्विन। फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे H2 गैस को ट्रांसफर कर रहे हैं। फॉर्मूला होता है P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। अभी हमने सीखा है कि एक कंडीशन को दूसरी कंडीशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे। P1 की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 0.8, वॉल्यूम हमारे पास है 0.5, टेम्परेचर है 300। P2 की वैल्यू हमारे पास हमें नहीं पता, प्रेशर ऑफ H2 यही निकालना है। वॉल्यूम पता है दैट इज 1000 ml डिवाइडेड बाय 300। इसे आप सिंप्लीफाई करिए तो यहां से प्रेशर ऑफ H2 हमारे पास कैलकुलेट हो जाता है दैट इज 0.4 बार। तो प्रेशर ऑफ H2 की वैल्यू आ चुकी है। अब इसी तरह O2 का वैल्यू निकालिए। हमारे पास O2 है जिसका वॉल्यूम दिया है 2 लीटर, हमें इसे 1 लीटर पे कन्वर्ट करना है। तो हमें O2 लाना है, वॉल्यूम रखना है हमारे पास 1000 ml दैट स्टैंड्स फॉर 1 लीटर। टेम्परेचर हमें पता है दैट इज 300 केल्विन। फॉर्मूला लगाते हैं कन्वर्ट करने के लिए। तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। वैल्यू पुट करिए
इनिशियल प्रेशर हमें दिया है 0.7, इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास है 2 लीटर, लीटर को ml में कर रहे हैं, दैट इज 2000 डिवाइड बाय टेम्परेचर दैट इज 300। प्रेशर ऑफ O2 हमें निकालना है, वॉल्यूम हमारे पास अब हो जाता है 1000 डिवाइड बाय टेम्परेचर की वैल्यू है अगेन 300। जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से हमारे पास प्रेशर ऑफ O2 आ जाएगा और ये वैल्यू आती है 1.4 बार। तो हमने प्रेशर ऑफ O2 भी निकाल लिया, प्रेशर ऑफ H2 भी निकाल लिया। अब दोनों वैल्यू को हम ऐड करने वाले हैं यूजिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसका मतलब P टोटल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ H2 प्लस प्रेशर ऑफ O2 दैट इज 0.4 प्लस 1.4, इसका मतलब हो जाता है दैट इज 1.8 बार। तो ये इसका राइट तरीका है। जब भी आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है और उनको ऐड करना है तो ये जरूरी है कि ये सभी कैलकुलेशन कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे हो। अगर वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं दिए हैं तो उन्हें सेम कंडीशंस पे लेके आइए, क्योंकि तभी हम डाल्टन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको गैसियस स्टेट का ये सेक्शन ए समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन बी। थैंक यू।